डॉक्टर, क्या मैं सर्जरी के बाद नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा? ये सवाल मेरे से ऑलमोस्ट हर पेशेंट पूछता है, आंखों में डर और आवाज में कपकपी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। और पिछले 15 साल से मैं रेगुलरली प्रोस्टेट कैंसर की रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूं। आज का वीडियो थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स की। आज के वीडियो में कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, सारी चीजें सब कुछ सच बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग गूगल पे रोबोटिक सर्जरी के साइड इफेक्ट सर्च करते हैं वो इतने डरे होते हैं कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। ये वीडियो उनके लिए ही है और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं एक पेशेंट की स्टोरी सुनाऊंगा जिसने अपना सबसे बड़ा डर खुद ही गलत साबित कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है तो उसके दिमाग में दो टाइप के डर होते हैं। पहला, कैंसर का डर, क्या कैंसर से मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। और दूसरा, सर्जरी के साइड इफेक्ट्स का, क्या मैं सर्जरी के बाद नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा। और ये दूसरा डर है जो लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, फैमिली में लोग बात नहीं करते शर्म की वजह से। इसलिए पेशेंट्स गूगल पे, यूट्यूब पे, फोरम्स पे जाते हैं और वहां उन्हें मिलती है गलत, पुरानी और बहुत एग्जैजरेटेड इन्फॉर्मेशन। स्पेशली रोबोटिक सर्जन्स बात कम करते हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जरी के साइड इफेक्ट ज्यादा बताते हैं। तो आज हम एक एक साइड इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्यों होते हैं, ये साइड इफेक्ट्स कितने कॉमन है और क्या ये साइड इफेक्ट्स ट्रीटेबल हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी एक्टिविटी, कमेंट सेक्शन में लिखिए मिथ या फैक्ट। रोबोटिक सर्जरी के बाद आदमी हमेशा के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, क्या ये मिथ है कि फैक्ट है? अपना आंसर लिखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, मैं बताऊंगा कि आपका ये सोचना सही है या गलत। चलिए अब सारे साइड इफेक्ट्स को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला और कॉमन साइड इफेक्ट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि यूरिन हमेशा टपकते रहता है, लीकेज होती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, जो प्रोस्टेट होता है उसके बिल्कुल नीचे यूरिनरी स्फिंक्टर होता है और जब हम रोबोटिक सर्जरी के टाइम पे पूरा प्रोस्टेट निकालते हैं ताकि कैंसर पूरा निकल जाए तो वो स्फिंक्टर बहुत पास होता है। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि उस स्फिंक्टर को बचाएं, लेकिन कभी कभी वो स्फिंक्टर शुरू में थोड़ा वीक हो जाता है तो जिसकी वजह से लीकेज होती है। ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है? कैथेटर रिमूवल की इमीडिएटली बाद थोड़ा बहुत लीकेज बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते यूरिन कंट्रोल बेटर होते रहेगा। 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट 99% वापस आ जाएगा। मैं 2 पेशेंट्स की स्टोरी बताता हूँ। पहले पेशेंट, इनकी एज 58 ईयर्स थी, बिजनेसमैन थे। उन्होंने 2 हफ्ते बाद सर्जरी के मेरे को बड़े परेशान होकर फोन किया। वो बोले, डॉक्टर मुझे पैड पहनना पड़ रहा है, क्या ये हमेशा पहनना पड़ेगा? मैंने उनको समझाया, पेशेंस रखिए, अपनी दवाइयां रेगुलरली लीजिए और कीगल एक्सरसाइज जो समझाई है हम लोगों ने वो वाली आप करिए। उनका सर्जरी के बाद 3 महीने बाद फॉलोअप था। जब वो आए बिल्कुल खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूरिन पूरा कंट्रोल वापस आ चुका था। वो मुस्कुराते हुए मेरे को बोले, डॉक्टर अब किसी पैड की जरूरत नहीं है मेरे को। और दूसरा पेशेंट, 52 ईयर ओल्ड, प्रोस्टेट कैंसर, उनके हम लोगों ने रोबोटिक सर्जरी करी और 10 दिन के बाद जब कैथेटर निकाला, पहले दिन से ही कोई लीकेज नहीं। और यही सच है, यूरिन लीकेज एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं, अगर आप राइट सर्जन के पास जाएं और आपकी आफ्टर केयर भी प्रॉपर्ली होए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो थम्स अप जरूर करिए। अब हम सेकंड साइड इफेक्ट की बात करते हैं। ये ऐसा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलतफहमी भी इसी में है। और ये साइड इफेक्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी इरेक्शन में डिफिकल्टी। ये क्यों होता है? देखिए, जो प्रोस्टेट होता है उसके दोनों साइड्स पे न्यूरोवैस्कुलर बंडल होता है जिसमें इरेक्शन की नर्व्स होती हैं। तो जब हम पूरे प्रोस्टेट को निकालते हैं तो ये नर्व्स कभी कभी डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ज्यादातर पेशेंट्स की हम नर्व्स प्रिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग नर्व्स को कट भी करते हैं ताकि कैंसर पूरा बाहर निकल जाए। तो अगर किसी का बहुत एडवांस कैंसर है या कैंसर न्यूरोवैस्कुलर बंडल के अंदर जा रहा है तो फिर उस कैंसर को निकालने के लिए हमें नर्व्स कट करनी पड़ती है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर किसी का अंदर को कैंसर है तो हम लोग प्रोस्टेट के बहुत पास जाके इन नर्व्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। नर्व स्पेयरिंग सर्जरी हम रेगुलरली कर रहे हैं। नर्व स्पेयरिंग सर्जरी के बाद हम लोग एक अग्रेसिव पिनाइल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, पिनाइल इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल फंक्शन 3 से 6 महीने में वापस आने लगता है। कुछ पेशेंट्स की रिकवरी थोड़ी डिलेड होती है और इरेक्टाइल फंक्शन आने में 1 साल भी लग जाता है। अगर आपकी एडवांस एज है, 75 से ऊपर, पहले से डायबिटीज है या पहले से ही सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो इस सर्जरी के बाद वो फंक्शन वापस नहीं आएगा। अब एक मिथ वर्सेस फैक्ट की बात करते हैं। मिथ ये है कि हम सर्जरी के बाद हमेशा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है, अगर हम नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करें, साथ में प्रॉपर पिनाइल रिहेबिलिटेशन करें, मेडिसिन, इंजेक्शंस, वैक्यूम डिवाइसेस, तो उससे काफी पेशेंट्स का इरेक्टाइल फंक्शन वापस आ सकता है, चाहे पार्शियल चाहे कंप्लीट। एक रियल पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ। पेशेंट की एज 45 थी, उसको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ और उसको सर्जरी के लिए रेकमेंड किया। और उसका मेन डर था कि मैं आगे जाके सेक्स कैसे करूंगा, मेरी एज यंग है, मेरी वाइफ यंग है, तो फिर मेरे को सेक्स करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने उनकी सर्जरी करी। कैंसर बहुत लोकलाइज था, बहुत अर्ली कैंसर था, पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकल गया। उनको कोई यूरिन प्रॉब्लम नहीं है 6 महीने के बाद
और नॉर्मल इरेक्शंस आ रही हैं, तो अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी आराम से जी रहे हैं। हर पेशेंट को मैं बताता हूँ, आपका इरेक्टाइल फंक्शन इमीडिएटली नहीं आएगा, आपको पेशेंस चाहिए। प्लस हम लोग पेनाइल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली आस्ते आस्ते फंक्शन वापस आने लगेगा। पर हर पेशेंट सेम नहीं होता, लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस बहुत फर्क बनाती हैं। अभी तक हम दो सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स की बात कर चुके हैं, यूरिनरी लीकेज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब हम एक और साइड इफेक्ट की बात करें जिसका कोई बात नहीं करता और इसको सुन के आप बहुत सरप्राइज होंगे। ये वाले कॉमन और लेस डिस्कस साइड इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, टेम्पररी शोल्डर या बॉडी पेन। देखिए, रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट स्टीप टेंडनबर्ग में होता है, मतलब हेड डाउन। तो ताकि पेशेंट टेबल से स्लिप ना करे, शोल्डर पैड्स लगाते हैं। इस शोल्डर पैड्स के ऊपर ज़्यादा टाइम पे रहने से कई लोगों को शोल्डर पेन शुरू हो जाती है। ये टेम्पररी पेन है, 1-1.5 महीने में पूरी रिजॉल्व हो जाती है। दूसरा, गैस पेन या ब्लोटिंग। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट को बहुत फूला फूला लगता है, क्योंकि हम लोगों ने सर्जरी के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करी है पेशेंट का पेट फुलाने के लिए। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पेशेंट को थोड़ा भारी लगता है। आप सर्जरी के बाद चलना शुरू करिए, एक बारी गैस पास होएगी, मोशन पास होएगा, तो आपको फिर कंफर्टेबल लगने लगेगा। तीसरा, थकावट, माइल्ड फटीग। देखिए, मेजर सर्जरी है, आपको बाहर से कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग रोबोटिक सर्जरी से अंदर प्रिसाइसली सारी सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतनी मेजर सर्जरी के बाद काफी बारी रिकवरी के बाद पेशेंट्स को थकावट रहती है, जो 1-2 हफ्ते में पेशेंट नॉर्मल फील करने लगता है। और बहुत रेयरली इन्फेक्शन या ब्लीडिंग या सराउंडिंग ऑर्गन्स की इंजरी, जैसे कि रेक्टल इंजरी, बाउल इंजरी, ब्लैडर इंजरी, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन सब साइड इफेक्ट्स को ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स हैं और थोड़े दिन बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी क्विक होती है। 1-2 दिन के बाद ही जब एक बारी पेशेंट चलने लग जाए, खाना खाने लग जाए, मोशन कर ले, उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। यही हम अगर ओपन सर्जरी से कंपेयर करें तो पेशेंट्स 7 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। याद है वीडियो के शुरू में मैंने एक मिथ फैक्ट का सवाल किया था आपसे कि रोबोटिक सर्जरी के बाद आदमी हमेशा इंपोर्टेंट हो जाता है, और इसका करेक्ट आंसर है ये एक मिथ है। सच ये है कि हर पेशेंट का आउटकम पेशेंट की एज, कैंसर की स्टेज और सर्जिकल टेक्निक पे डिपेंड करता है। और नर्व स्पेयरिंग रोबोटिक सर्जरी के बाद आउटकम्स काफी बेटर हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी। कमेंट्स में बताओ आपका गेस सही था कि गलत। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी ज्यादा सेफ क्यों है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी सर्जरी 100% सेफ नहीं होती, लेकिन रोबोटिक सर्जरी ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइस है, क्योंकि 3D मैग्नीफाइड व्यू होता है, साथ में रोबोटिक आर्म ज़्यादा स्टेडी रहते हैं, कम ब्लड लॉस है, छोटे कट्स होते हैं जिससे कि पेन कम होती है और रिकवरी जल्दी होती है, नर्व स्पेयरिंग ज़्यादा अच्छी तरह से करी जा सकती है, और लास्टली हॉस्पिटल स्टे कम है तो इन्फेक्शन रिस्क भी कम है। ये सब फीचर्स कंबाइन करके साइड इफेक्ट्स को काफी कम कर देते हैं, लेकिन जीरो नहीं। और जो सर्जन आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उस सर्जन से थोड़ा सावधान रहिए। ऑनेस्ट डॉक्टर आपको बैलेंस पिक्चर देगा। अगर आप या आपका कोई अपना प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बारे में सोच रहा है तो ये 3 बातें ध्यान रखिए। सर्जन का एक्सपीरियंस देखिए, उन्होंने कितनी प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरीज करी हैं। दूसरा, अपने केस के बारे में खुल के बात करिए। रोबोटिक सर्जरी आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं, नर्व स्पेयरिंग सर्जरी आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं, वो आपके केस पे डिपेंड करता है। और तीसरा, रिकवरी एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, मेडिसिन, फॉलोअप्स और पेशेंस जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने रोबोटिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स को बिना डर के और बिना झूठ के समझा। ये साइड इफेक्ट्स रियल होते हैं लेकिन मैनेजेबल हैं, और राइट सर्जिकल टेक्निक, राइट सर्जन और प्रॉपर आफ्टर केयर के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। अगर आपको अपने केस के बारे में कोई स्पेसिफिक सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।